दोस्तों टीटेल यूनिक में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों वो एक शहर तुर्कियों के हाथ में नहीं आया हुआ था तो लगभग भारत की ओर यूरोप की गंदी नजर भारत के ऊपर पड़ती नहीं थी, मगर उस शहर का खराब नसीब पूरी दुनिया के इतिहास को ही बदल दिया। वैसा हुए तो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदलने वाला वो प्रदेश कौन सा है, उसके वजह से बने हुए परिणाम क्या है, सैकड़ों किलोमीटर दूर पर रहने वाला ये प्रदेश भारत को कैसा बर्ताव किया, इस बात को जानेंगे। उससे पहले आप हमारे टीटेल यूनिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैसे बोले तो भारत के इतिहास को और विश्व का नक्शे को ही बदलने वाला उस प्रदेश का नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। ये रोमनियों का पवित्र स्थल था। बाइजेंटीन साम्राज्य का राजधानी कहलाने वाला कॉन्स्टेंटिनोपल यूरोप और एशिया के बीच में रहने वाला रास्ते की जैसा था। आज भी उससे इस्तानबुल करके बुलाते हैं। वो रिपब्लिक ऑफ टर्की का बहुत बड़ा और प्रमुख नगर भी है। कॉन्स्टेंटिनोपल 15वें दशक की वक्त में पूरी दुनिया में नाम कमा लिया था। उस वक्त ही वहाँ पूर्व रोमन साम्राज्य बोले तो बाइजेंटीन साम्राज्य का हुकूमत चला हुआ था। राजा 11वें कॉन्स्टेंटिन उस प्रदेश को आडलित करते थे। वहाँ विश्वविख्यात चर्च रहा करते थे। वहाँ सुव्यवस्थित नगर व्यवस्था रहा करता था। वक्त बीतते बीतते रोम साम्राज्य का वैभव कम होकर ऑटोमन तुर्क का ताकत ज्यादा होए पर ये नगर भी अपना वैभव को खोना शुरू हुआ। मंगोल पर्शियन के लगातार हमलों से भी बच के रहने वाला कॉन्स्टेंटिनोपल को देखे तो उसका कारण रहने वाला ही वहाँ के बलिष्ठ किले। हाँ, कॉन्स्टेंटिनोपल उस वक्त में पूरी दुनिया में ही शक्तिशाली किलों से घेरा हुआ था। इसीलिए ही अपने चारों ओर दुश्मन पैदा हुए तो भी बाइजेंटीन का राजा 11वें कॉन्स्टेंटिन थोड़ा सा भी दिमाग खराब कर लिए बिना अपने आडलित को चलाए हुए थे। वैसे समय में ही ऑटोमन तुर्क के साम्राज्य में एक नया नायक पैदा हुआ। उसको अभी सिर्फ 21 साल उम्र, इतना ही नौजवान लड़का बलिष्ठ साम्राज्य का नोक को अपने हाथों में लिया हुआ था। उतने वक्त में ही ऑटोमन साम्राज्य यूरोप और एशिया में फैल गया था। इसीलिए उसको चाहने वाला एक ही एक जीत, एक ही एक प्रदेश, वही कॉन्स्टेंटिनोपल। अब इस महत्वाकांक्षी ऑटोमन तुर्क सम्राट का नाम है दूसरे मोहम्मद। उसको इतिहास मोहम्मद द कॉन्कर करके बुलाते हैं, क्योंकि दशकों तक ऑटोमन के हाथ में नहीं आने वाला कॉन्स्टेंटिनोपल कहने के भव्य नगर उसके आडलित कालमान में तुर्कियों के हाथ लगता है। इतना होने के बाद ये ऑटोमन तुर्क बोले तो कौन, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। 1270 के दशक में मंगोलों के अत्याचार से लड़ने वाले अब की टर्की प्रांत के बुगाजिस कहलाने वाले एक समुदाय के लोग ओसामन कहलाने के एक नायकत्व के सहाय से एक सेना को बना लेते हैं। ये ओसामन कहलाने वाला नायक 1299 में मंगोलों के हमलों से डटकर ठहरने वाले उतना ही नहीं, आसपास के बाइजेंटीन साम्राज्य को मिलने वाले प्रदेशों को एक एक करके जीतते जीतते अपना छोटा संस्थान को राज्य जैसा परिवर्तित किया था। वो परिवर्तित किया हुआ साम्राज्य ही है ये ऑटोमन साम्राज्य। ओसामन के बाद आए हुए बहुत सारे राजाएं साम्राज्य विस्तार किए थे। पहले मुराद बाइजिन, पहले मोहम्मद और दूसरे मुराद के कालमान में ऑटोमन साम्राज्य एशिया, यूरोप, अफ्रीका में विस्तार हुआ। सऊदी अरेबिया के कुछ प्रदेश ऑटोमन तुर्क के हाथ में आए थे। वहां से यूरेशिया में रोम साम्राज्य के प्रतिस्पर्धी होकर ऑटोमन साम्राज्य सर उठा के ठहरा था। ये सिर्फ 1.5 दशक के कालमान में ही विश्व में बलिष्ठ साम्राज्य करके बुला लिया हुआ ऑटोमन साम्राज्य को कॉन्स्टेंटिनोपल प्रदेश एक ही सवाल बनकर दिखाई दे रहा था। उस नगर के आसपास चारों ओर अपना ही साम्राज्य बना लिए तो भी कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतना हुआ नहीं था। इसीलिए वहाँ बहुत सारे सम्राट उस प्रदेश को जीतने को गए तो भी ये काम पूरा नहीं हुआ था। पूरे ऑटोमन साम्राज्य को बाइजेंटीन कहने वाले हाथ को नहीं आने वाला मक्खन के जैसा हुआ था। वैसे संदर्भ में ही दूसरे मोहम्मद अधिकार को आते हैं। 1451 के समय में ऑटोमन साम्राज्य के धार को अपने हाथ में लिए हुए ये अपने राज्य को और भी ज्यादा विस्तार करते हैं। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, बल्गेरिया, ऑस्ट्रिया जैसे बहुत सारे प्रदेशों को जीतता है। इतना होने के बाद भी हाथ नहीं आने वाला कॉन्स्टेंटिनोपल उसका सिर खराब करता है। इसीलिए ही कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने की ख्वाहिश को रखने वाला उसको तुर्की का सेना सहमत हो गया। कॉन्स्टेंटिनोपल पतन का कारण यहाँ से ही शुरू हुआ, मगर ये उतना आसान काम भी नहीं था। ये मोहम्मद को भी अच्छी तरह से मालूम था। इसीलिए वो पहले तंत्र प्रयोग से बाइजेंटीन साम्राज्य को जीतने के लिए आगे बढ़ता है। इसके लिए कॉन्स्टेंटिनोपल के पास में रहने वाले रोमले हिसार कैस्टे कहने का किले को निर्माण किया। उसमें बहुत व्यवस्थित तरीके के बंदूकों को और तोपों को रखकर दुश्मन जहाजों को उड़ाने की प्लान किया। ये किला ब्लैक सी और
मेडिटेरियन समंदर के बीच में रहने वाला प्रदेश निर्माण हुआ। इतना ही नहीं सो यूक्रेन साइबेरिया की तरफ से आने वाले जहाजों से इस किले को पार करके आगे बढ़ना था। ऐसे करने के साथ ही वो कॉन्स्टेंटिनोपल में चलने वाले व्यापार को रोकने के लिए आगे बढ़ा। अब मेडिटेरियन समंदर में तुर्की के जंगी जहाजों को ले आया। इसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल को दिग्बंधन करे जैसा हुआ। इतना ही नहीं, ये चक्रव्यूह में फंसे जैसा हो गया। इसी वक्त मोहम्मद का सेना कॉन्स्टेंटिनोपल के बाहर बस्ती बना लेते हैं। करीब 1 लाख से ज्यादा सेना कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला करते हैं। ऐसे समय में ही मोहम्मद कॉन्स्टेंटिनोपल के राजा 11वें कॉन्स्टेंटिन को एक लेटर लिखते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल को बाहर देश के संपर्क को पूरी तरह से रोक दिया है, इसीलिए आपके सामने रहने वाला एक ही रास्ता है, वो हार मान लेना है करके बोलते हैं दूसरे मोहम्मद। मगर बाइजेंटीन का राजा दूसरे मोहम्मद की बात से डरा नहीं। कॉन्स्टेंटिन के पास रहने वाले सिर्फ 10,000 सैनिक उतना ही मगर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। वहां से कॉन्स्टेंटिनोपल के विरुद्ध तुर्कियों के युद्ध शुरू हुए। वहां गोला बारूद की बारिश शुरू हुई। मोहम्मद की बलिष्ठ सेना कॉन्स्टेंटिनोपल के किले को भेदना शुरू किए थे। अप्रैल 6, 1453 में अधिकृत तौर पर बाइजेंटीन और ऑटोमन तुर्कियों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। कॉन्स्टेंटिनोपल बलिष्ठ किले के अंदर रहने वाला शहर था। करीब 6 चदर किलोमीटर का वो छोटा शहर कौन से भी युद्ध को सर झुकाया नहीं था। 3 तरफ से जमीन और एक तरफ से पानी से घेरा हुआ ये प्रदेश करीब 25 फुट ऊंचे बलिष्ठ दीवारों को अपनाया था। उसको पार करके कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर जाना उतना आसान नहीं था। ये बाइजेंटीन राज्य का आत्मविश्वास को बढ़ा दिया था और एक तरफ से बाइजेंटीन का सेना तुर्कियों से लड़ रहे थे। वहाँ ऑटोमन तुर्क अपना पहला तंत्र को छोड़ना पड़ा। उस युद्ध के पहले स्थान में जीत बाइजेंटीन की तरफ चला गया। अपने पहले वार साथ नहीं देने के बाद मोहम्मद दूसरे वार को अंजाम देते हैं। अपने पास रहने वाले 56 बंदूकों से हफ्ते भर चलाए तो भी उस किले के छोटे से छोटा जगह को भी नुकसान नहीं पहुंचे पर मोहम्मद इतिहास में ही नहीं दिखे नहीं सुने जैसा आधुनिक तोपों को निर्माण के लिए आदेश देते हैं। सम्राट के आदेश के अनुसार ऑटोमन सेना तोपों का निर्माण शुरू किए। करीब 400 लोगों के एक ग्रुप बिना दिन रात सोचे हफ्तों तक काम करके तोपों को निर्माण किए। करीब 28 फुट लंबे तोपें थे। वो एक दिन को सिर्फ 3 से 4 बार उतना ही इस्तेमाल करना था। आधे क्विंटल से भी ज्यादा वजन के गोले को करीब 1 किलोमीटर तक दूर फेंकने वाला शक्ति उनमें था। उनको इस्तेमाल करने के लिए हर एक तोप को 100 सैनिक काम करना पड़ता था। वैसे 14 दैत्य तोपों को मोहम्मद की सेना को मिले नहीं सो कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ मुड़कर ठहर गए। इस नगर को और एक तरफ समंदर था ना, वहाँ एक बढ़िया बंदरगाह भी था। उसके मूलक यूरोप के दूसरे क्रिश्चियन देशों का मदद बाइजेंटीन को मिलता है करके समझने वाले मोहम्मद उस बंदरगाह को भी जीत लिया। इसीलिए कॉन्स्टेंटिनोपल चारों तरफ से दिग्बंधन की तरह फंस गया। ये सब होने के बाद मोहम्मद 14 बड़े तोपों से साथ में 56 छोटे तोपों को लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल किले के ऊपर हमला करने को इस्तेमाल किए। दिन रात का बिना व्यत्यास किए ऑटोमन के सैनिक तोपों को उड़ाए। उस समय में कॉन्स्टेंटिन अपने लोगों के साथ मिलकर आखिरी बार आगिया सोफिया के चर्च में प्रार्थना किए थे। इतने में ही कॉन्स्टेंटिनोपल का किला टूटकर तुर्की का सेना शहर में प्रवेश किया था। अब बाइजेंटीन सेना अच्छी तरह से था। उस सेना में ग्रीक और रोमन के लोग ज्यादा थे। क्राइस्ट धर्म के उस पवित्र चर्च को बचाना है करके वो भी संकल्प किए थे। इसीलिए 11वें कॉन्स्टेंटिन अपने सैन्य को लेकर युद्ध में कूद ही गए। उस वक्त बाइजेंटीन साम्राज्य के लोगों में एक आस्था थी, कब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक इस साम्राज्य को कोई भी हराने को साध्य नहीं है करके उनका आस्था था। दुरंत की बात क्या है कि युद्ध के संदर्भ में चालू होने वाला चंद्र ग्रहण चंद्र का रोशनी ही नहीं गिरे जैसा हुआ तो ये एक अपशकुन के जैसा देखे क्या कॉन्स्टेंटिनोपल के सैनिक। उनके साहस आत्मबल बारीकी से जूझने का कारण ही है उस ग्रहण से। इसके दूसरे दिन उस प्रदेश में बड़े प्रमाण में आंधी और बारिश हुआ था। वहां से उस प्रदेश के बल ही टूट गया और एक तरफ तुर्कियों को ये सब शुभ सूचक के तौर पर दिखाई दिया। इसीलिए वो जीत अपना है करके पूरी ताकत उस युद्ध में डालते हैं। मई महीने के अंत में कॉन्स्टेंटिनोपल में घनघोर युद्ध में मोहम्मद का प्यारा सेना कहलाने वाला जन्नीसरिस के करीब 10,000 सैनिक युद्ध में अपने हाथों में आने वालों को सर धड़ से अलग करते हुए शहर को प्रवेश करते हैं। वहां बाइजेंटीन तुर्क सेना आमने सामने हुए। रोम सेना अपने युद्ध कलाओं को दिखाते हुए तुर्की सेना को मारने जा रहे थे, मगर गेरिल्ला तरीके के युद्ध को अपनाया हुआ जन्नीसरिस सेना किधर मौका मिलता है वहां सैनिकों के बीच में घुसकर हमला करे। इसीलिए वहां पर बाइजेंटीन सेना हार की कगार से बचने को हुआ नहीं। बाइजेंटीन का राजा 11वें कॉन्स्टेंटिन रणभूमि में मारे गए।
करीब 30,000 बाइजेंटीन सेना मारे गए थे। उस नगर में रहने वाले सार्वजनिकों को बंधन किया गया। पूरा शहर तबाह हो गया। किले के ऊपर तुर्की का ध्वज लहराया गया। वहाँ से 2 दशक का इंतजार खत्म हुआ। कॉन्स्टेंटिनोपल ऑटोमन साम्राज्य में मिल गया। ऐसे युद्ध जीतने के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल को कदम रखने वाले मोहम्मद को हगिया सोफिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहाँ के अद्भुत तरीके से रहने वाला चर्च कुछ दिनों में मस्जिद में बदल दिया जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल होकर बदल जाता है। यह कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में और भी कुछ बात को आपके सामने बोलना ही है। ये उस जमाने में प्रमुख व्यापार केंद्र था। यूरोप और एशिया के देश के बीच में संपर्क देने का रास्ता, सुलभ और पास का रास्ता था। सिल्क रूट के मूलक व्यापार केंद्र बना था कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल के मूलक यूरोप के देशों को भारत के सांभर पदार्थ बेचा जाता था। चीना और चंद देशों भी यूरोप के साथ व्यापार संबंध कर लिया था। उस वक्त कॉन्स्टेंटिनोपल कहने का विश्व का प्रमुख वाणिज्य शहर और जंक्शन भी हुआ करता था। वैसे शहर को जीता हुआ मोहम्मद यूरोप देश के साथ उसी व्यापार संबंध को आगे बढ़ाना था, मगर वो कॉन्स्टेंटिनोपल को धार्मिक नगर बनाने के लिए आगे बढ़ा। क्राइस्त व्यापारी के लोग और यूरोप के लोगों को दूर रखा। उसके मार्ग से एशिया देशों को संपर्क के लिए बहुत बड़ा कर देना पड़ता था। उसके साथ तुर्की के सारे कानून को मानना अनिवार्य होने वाला परिस्थिति को ले आया। उसके मतांतर के कारण यूरोप के देशों को एशिया के सामग्रियों को दूर रहे जैसा बना दिया था। इन सब के परिणाम से यूरोप के देश भारत कहलाने वाले सांभर पदार्थ का माँ के घर को दूसरा रास्ता ढूंढना अनिवार्य हो गया था। इसीलिए जहाज चलाने वाले नाविकों को तैयार करने के लिए स्कूलों को यूरोप में खोला गए। सैनिकों को, नाविकों को और अन्वेषकों को लेकर भारत को समुद्र के रास्तों को ढूंढना शुरू हुआ था। इसीलिए वो कितना हो सके उतना पैसा खर्चा करने के लिए यूरोप के देश तैयार थे। उस अन्वेषण ही विश्व के बहुत सारे देशों में वसाहतुशाही शुरू होने को कारण बना। यही अन्वेषण ही आगे अंग्रेज के हाथों में भारत जूझना पड़ा। क्राइस्त और मुस्लिम के बीच का उस युद्ध से ही भारत को अंग्रेज के हाथ लगने का कारण बना। यह है दोस्तों विश्व का भविष्य को ही बदल देने वाला कॉन्स्टेंटिनोपल की कहानी। अगले वीडियो में ऐसे ही यूनिक मैटर से जुड़े वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।